राजनीति में कुछ लोग योजनाएं बनाकर आते हैं और कुछ लोग परिस्थितियों के धक्कों से राजनीति के मैदान में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति 4 दशक तक जनता के बीच बना रहे, संघर्ष करे, हार का सामना करे, आरोप झेले और फिर भी अपने रास्ते पर डटा रहे, तो उसकी कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि संघर्ष और विश्वास की कहानी बन जाती है। आज क्षेत्र की बात संवाद 365 के साथ में हमारे साथ हैं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और एआईसीसी सदस्य सूर्यकांत धस्माना। एक ऐसा नाम जो राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के लिए भी लगातार चर्चा में रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका राजनीति में आना कोई सुनियोजित फैसला नहीं था। साल 1984, देहरादून का डीबीएस कॉलेज, बीएससी के बाद पहली बार छात्र संघ चुनाव लड़ने की तैयारी। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद देश की राजनीति में ऐसा भूचाल आया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में माहौल बदल गया और छात्र संघ चुनाव रद्द हो गए। एक युवा छात्र के सपने अधूरे रह गए। निराशा में कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन सफर यहीं नहीं रुका। 1985 में डीएवी कॉलेज पहुंचे और 1988 में छात्र संघ चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने। इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ लोक दल की राजनीति, फिर जनता दल, युवा जनता दल और समाजवादी राजनीति का लंबा सफर। लेकिन राजनीति का यह सफर हमेशा आसान नहीं रहा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुए चर्चित करनपुर गोलीकांड में उनका नाम भी विवादों में आया। आरोप लगे कि उनके घर की छत से आंदोलनकारियों पर फायरिंग हुई। वर्षों तक यह मामला चर्चा में रहा, लेकिन बाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया और दोषी पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई। इसके बाद सूर्यकांत धस्माना का राजनीतिक संघर्ष कभी नहीं रुका। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उन्होंने 2003 और 2013 में देहरादून मेयर का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत उनके हाथ नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में देहरादून कैंट विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमाई, मगर सफलता उनसे दूर रही। लगातार चुनावी हार के बावजूद उन्होंने न तो राजनीति छोड़ी और न ही जनता के बीच अपनी सक्रियता कम की। यही वजह है कि आज भी वो देहरादून की राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते हैं। अब 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है। एक बार फिर सूर्यकांत धस्माना पूरी सक्रियता के साथ जनता के बीच हैं। आखिर क्या है उनकी राजनीतिक रणनीति? चुनावी तैयारी कितनी आगे बढ़ चुकी है? करनपुर गोलीकांड और उस दौर में उन पर लगे आरोपों को लेकर आज भी उनका पक्ष क्या है? वर्षों तक चले उस विवाद ने उनकी राजनीतिक यात्रा को कितना प्रभावित किया और आने वाले चुनावों को लेकर उनका विजन क्या है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में क्षेत्र की बात संवाद 365 के साथ। क्षेत्र की बात संवाद 365। इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एआईसीसी मेंबर सूर्यकांत धस्माना। सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस के नेता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत सक्रिय हैं। पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे नेता हैं और कांग्रेस संगठन का पिछले कई वर्षों से मजबूत आधार बने हुए हैं। धस्माना जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। धस्माना जी, सबसे पहले अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बताइए, डीएवी कॉलेज से और अब तक की जो रही है। देखिए, राजनीतिक यात्रा मेरी, मैं तो उस पर लगातार सफ़रनामा लिख रहा हूँ अपने ब्लॉग्स, और अब तक 5 एपिसोड उसके मैं लिख चुका हूँ। राजनीति का दौर मेरा एक्सीडेंटली शुरू हुआ, दुर्घटनावश। जब मैं स्कूलिंग करने के बाद डीबीएस कॉलेज में आया, डीबीएस कॉलेज में एक घटना हो गई और उस घटना के बाद अचानक कॉलेज में सब लोग मेरा नाम जानने लगे। मैं केवल बीएससी पार्ट 1 में पढ़ता था और 1982 में स्कूलिंग के बाद जब कॉलेज में आया तो इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन हो रहा था एथलेटिक्स का। सेंट जोसेफ एकेडमी में वो प्रतियोगिता थी, उसमें सारे गढ़वाल विश्वविद्यालय के जितने संबद्ध महाविद्यालय थे उनके एथलीट्स आए हुए थे और उस
में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था। मार्च पास में थोड़ा लंबाई के कारण मुझे सबसे आगे रखा गया। अपनी कॉलेज की टीम को मैंने लीड किया और सौभाग्यवश उस साल इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में पहली बार डीवीएस कॉलेज चैंपियन बन गई। अच्छा। डीएवी कॉलेज रनर्स अप रहा, जो डीएवी कॉलेज हमेशा चैंपियन बनता था। और डीवीएस कॉलेज और डीएवी कॉलेज के जो एथलीट्स थे उनकी भिड़ंत हो गई। उस भिड़ंत में हम सबसे आगे आ गए। बहुत कम उम्र थी, 17-18 साल की उम्र थी। और टकराव इतना बढ़ गया कि डीएवी कॉलेज के तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे विवेकानंद खंडूरी और वहाँ के महासचिव थे विनोद बड़थवाल, ये दोनों भी उस पर कूद गए। अच्छा। और जब कूद गए तो हम तो बच्चे थे, हम शोर मचा रहे थे, काफ़ी एग्रेसिव थे। तो इन बड़े नेताओं ने थोड़ा शांत किया और शांत करने के बाद वो झगड़ा निपट गया। अगले दिन डीएवी कॉलेज में लोगों ने मुझे बताया कि विनोद बड़थवाल काफ़ी लड़कों के साथ वहाँ पहुँचे हुए। अच्छा। हम लाइब्रेरी में बैठे थे, हमने सोचा पिटाई विटाई करने आए। तो हम भी जोश के साथ 15-20 लड़के लेकर चल दिए। गए तो वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस के आगे प्रिंसिपल साहब उनके साथ खड़े थे, विनोद बड़थवाल जी थे और उनके साथ करीब 1 दर्जन लोग और नौजवान थे। जब मैं गया तो उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया। कहाँ रहते हो बताया। कौन सी क्लास में हो मैंने फिर बताया। बीएससी में हूँ। कहने लगे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा। और हाइट भी बहुत अच्छी है। मैं थैंक यू कहा। कहने लगे कभी डीएवी कॉलेज आना तो मिलना मुझे। और इतना कह के वो चले गए। विनोद बड़थवाल बुला रहे हैं डीएवी कॉलेज में। उस समय डीएवी कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बहुत हैसियत वाला होता था, नाम होता था। 2-3 दिन बाद हम चल दिए डीएवी कॉलेज। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बैठा के चाय पिलाई कैंटीन में और ये सिलसिला शुरू हुआ। और वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि चाव लग गया। तो एक क्लास के बाद अपना डीएवी कॉलेज में चक्कर लगाना और वो धीरे 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 उनके साथ उम्र का बहुत गैर था, लेकिन वो बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता शुरू हो गया। नेतागिरी में भी हमें मज़ा आने लगा। डीवीएस कॉलेज में हम फेमस नेता हो गए। उसके बाद चुनाव आ गया 83 में। चुनाव जब आया तो मुझे झटका तब लगा क्योंकि मैं इतना कॉलेज में नाम हो गया था कि डीवीएस कॉलेज के प्रेसिडेंटशिप की तैयारी चल रही थी। तो पता लगा कि डीवीएस कॉलेज में तो स्नातक लड़ ही नहीं सकता प्रेसिडेंट। अच्छा। पीजी वाला लड़ेगा। पीजी वाला लड़ेगा, फर्स्ट ईयर वाला नहीं लड़ सकता। हम उस समय फर्स्ट ईयर पास नहीं हुए थे। तो जब झटका लगा तो उसके बाद 84 में मैं जब बीएससी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आया तो मैंने डीवीएस कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव का पर्चा भरा तो चुनाव एक तरफा लग रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से 30 अक्टूबर 1984 को श्रीमती गांधी का असैसिनेशन हो गया। पूरे देश में हंगामा हो गया। चुनाव कैंसिल हो गए। मैं इतना निराश हुआ क्योंकि कम उम्र थी, मैच्योरिटी नहीं थी। मैंने कॉलेज ही छोड़ दिया। अच्छा। और मैं डीएवी कॉलेज में आ गया। डीएवी कॉलेज में 1985 में मैं आया और उसके बाद 88 में मैं डीएवी कॉलेज का छात्र संघ का चुनाव लड़ा। डीएवी कॉलेज का प्रेसिडेंट बना और 88 में जब मैं प्रेसिडेंट बना उसी दौरान जनता दल इन मेकिंग था। हम लोग हेमवती नंदन बोगड़ा जी के साथ थे लोक दल में। अच्छा। और जनता दल के बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बोफोर्स का मामला चल पड़ा था। वीपी सिंह देश के नेता उभर रहे थे और जनता दल बनते बनते हम लोग बोगड़ा जी के साथ रहे। विभाजन हुए, लोकदल विभाजित हुआ, जनता दल में मर्जर हुए, लेकिन हम बोगड़ा जी के साथ रहे। और दुर्भाग्य से 17 मार्च 1989 को बोगड़ा जी की डेथ हो गई। बोगड़ा जी की डेथ के बाद हमारे पास रास्ता नहीं था। कांग्रेस में हम जाना नहीं चाहते थे। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी, हमारी ट्रेनिंग ऐसी थी बोगड़ा जी के साथ। तो अंतोगत्वा हम श्री मुलायम सिंह जी और वीपी सिंह के साथ जनता दल में चले गए। और डीएवी कॉलेज से ही सीधा हमारी एंट्री मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हो गई। और 89 में मैं युवा जनता दल का प्रदेश का महामंत्री बन गया। अच्छा। उत्तर प्रदेश का।
और युवा जनता दल का महामंत्री बना, उत्तर प्रदेश में सरकार भी आ गई। सरकार में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हो गए, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री हो गए। जनता दल के नेताओं से राष्ट्रीय स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे जो हमारी निकटता हुई, उसके कारण उत्तराखंड में हमारा राजनीति बड़ा एक्सपोजर मिल गया, एकदम बड़ा एक्सपोजर मिल गया। फिर संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां मिल गई। फिर जनता दल का विभाजन हो गया, हम लोग मुलायम सिंह जी के साथ चले गए समाजवादी जनता पार्टी में। समाजवादी जनता पार्टी में रहते हुए हम लोगों ने जब काम किया तो उसमें भी यूथ विंग में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा यूपी का, और उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी का विभाजन हुआ और समाजवादी पार्टी का गठन हो गया। ये 1992 की बात है। और सबसे रोचक बात मैं बताना चाहता हूं आपको आज, और शायद कम लोगों को पता होगा, कि समाजवादी जनता पार्टी का विभाजन उत्तराखंड की वजह से हुआ। अच्छा। क्योंकि 1992 में हमने जुलाई के महीने में एक बहुत बड़ा सम्मेलन देहरादून में करवाया, और देहरादून में ये प्रस्ताव पारित हुआ मुलायम सिंह जी के सामने कि अगर समाजवादी जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम प्रस्ताव, और केंद्र में बनेगी तो हम राज्य बनाएंगे। अच्छा, अलग उत्तराखंड के लिए। अलग उत्तराखंड के लिए। और ये प्रस्ताव पारित होने के बाद एक हफ्ते बाद चंद्रशेखर जी का दौरा हो गया टिहरी का। टिहरी में चंद्रशेखर जी से पत्रकारों ने पूछा कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह के गए कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रस्ताव पारित करेंगे, और केंद्र में बनेगी तो राज्य बना देंगे। ठीक है। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि छोटे राज्य देश के हित में नहीं है। और ये बयान जब आया सुर्खियों में अखबार में, जितनी सुर्खियों में 1992 का वो सम्मेलन जिसमें हमने राज्य के लिए प्रस्ताव किया था, उससे ज़्यादा सुर्खियों में आया कि मुलायम सिंह जी के जो सम्मेलन में किया हुआ प्रस्ताव है उसका खंडन उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दिया। उसके अगले महीने मुलायम सिंह जी देहरादून पहुंचे, और देहरादून पहुंचे तो उनको बताया गया। वहीं पे सर्किट हाउस में, उत्तराखंड की सर्किट हाउस में ही समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ। अच्छा। रामशरण दास, मुलायम सिंह यादव, विनोद बड़थवाल और मैं, हम 4 लोग थे केवल। जिन 4 लोगों के बीच में जब ये चर्चा हुई तो ये हुआ कि समाजवादी पार्टी का गठन किया जाए। यहाँ निर्णय हुआ, लखनऊ में वो इम्प्लीमेंट हुआ। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति के पास जाकर के समाजवादी पार्टी का विभाजन विधिवत हो गया। अच्छा। और समाजवादी पार्टी बन गई। सजबा का विभाजन हो गया और समाजवादी, चंद्रशेखर जी अकेले रह गए, उनके साथ केवल यूपी का एक एमएलए गया। टोटल 32 एमएलए थे, 31 एमएलए मुलायम सिंह जी के साथ रहे, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 4 मुलायम सिंह जी के साथ रहे, चंद्रशेखर जी अकेले रह गए और समाजवादी पार्टी का गठन हो गया। 4-5 नवंबर 1992 को बेगम हजरत महल पार्क में सम्मेलन हुआ। और आपको ये भी जान करके थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता है, आश्चर्य भी होगा कि समाजवादी युवजन सभा जो यूथ विंग थी उसका मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। उस समय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना था। अच्छा। लेकिन मुझे पहले राष्ट्रीय महासचिव पहले बना दिया, और विनोद बड़थवाल जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने। ये 2 नॉमिनेशन। वो हमारी यात्रा के पड़ाव मैंने छोटे छोटे आपको बताए। उसके बाद फिर वर्षों तक हम उस पार्टी में रहे। कुछ बातें जो बड़ी ऐतिहासिक है, हमने उसके बाद एक राष्ट्रीय स्तर का ट्रेनिंग कैंप देहरादून में किया। 1993 जुलाई की बात है, अगस्त की। 7 दिन के इस कैंप में मुलायम सिंह जी ने ये वचन दिया कि सरकार जब भी बनेगी तो जो मैंने वादा किया हुआ वो मैं पूरा करूँगा। और 4 दिसंबर 1993 को उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार बनी, और 4 और 5 जनवरी 1994 को, 93 में सरकार बन गई 4 दिसंबर को, और 4 और 5 एक महीने बाद 4 और 5 जनवरी 1994 को दिल्ली में 5 कोपरनिकस मार्ग में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह फैसला हुआ कि उत्तराखंड राज्य के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे विनोद बड़थवाल की अध्यक्षता में, उसे बड़थवाल कमेटी कहा गया। और एक कमेटी बनाएंगे रमाशंकर कौशिक उनके नेतृत्व में, वो उस समय शहरी विकास मंत्री थे, वो सरकारी कमेटी होगी। ये दोनों कमेटियां राज्य बनाने के लिए काम करेंगी। ठीक है। विनोद बड़थवाल कमेटी ने अगले दिन से काम शुरू कर दिया, और हम लोगों ने
मेरा सौभाग्य है कि मैं उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था जिसने पहली वो रिटर्न रिपोर्ट, लिखित दस्तावेज जो उत्तराखंड राज्य के लिए किसी सरकार ने स्वीकार किया हो, वो मेरे हाथ से बना। और अप्रैल 1994 को लखनऊ में हमने वो मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने विश्वनाथ आनंद, जो बहुत सीनियर आईएएस थे 1964 बैच के, उनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया उत्तराखंड के लिए। 400 करोड़ रुपए की सहायता दी एडिशनल, और ये बोला कि आप प्रारूप तैयार करिए। प्रारूप तैयार हुआ और उसके बाद रमाशंकर कौशिक कमेटी ने विनोद बरथवाल कमेटी को अपने में मर्ज करके वो जो प्रारूप बनाया था हमने और जो सरकारी कमेटी ने बनाया था, उसका एक प्रस्ताव तैयार हुआ। इसी दौरान देहरादून में एफआरआई के ऐतिहासिक हॉल में मुलायम सिंह जी का नागरिक अभिनंदन हुआ। अच्छा। उत्तराखंड की अलग अलग विभूतियों ने इस बात के लिए उनका नागरिक अभिनंदन किया कि उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव तैयार हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य था, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। घटनाक्रम ऐसा हुआ कि तभी शैक्षणिक संस्थानों में 27% का जियो जारी हो गया। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और विशेष तौर पे हमारे पहाड़ में आंदोलन शुरू हो गया मंडल कमीशन के खिलाफ। शैक्षणिक, ये 1990 का मंडल आयोग अलग था। हाँ। ये 1994 में शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को रिजर्वेशन देने का जो था, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। और वो आंदोलन, उसका ऐसा स्वरूप हुआ, बाद में उसके अंदर ऐसे तत्व घुस गए जिन्होंने उस आंदोलन का स्वरूप दूसरा कर दिया। वो राज्य का आंदोलन हो गया। अल्टीमेटली तो राज्य का आंदोलन वही बना। 2 सितंबर, 1 सितंबर, फिर 2 अक्टूबर, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं उत्तराखंड के इतिहास में घटी और जिनको हीरो होना था वो जीरो हो गए। मैंने आपको कहा है, लाभ हानि लाभ जीवन मरण। बिल्कुल। तो वो अपयश, उसके भागी हम भी बने। घटनाएं ऐसी थी। वही मैं आने वाला था। अभी तक जो आपने बताया कि सपा सरकार में पहली बार प्रस्ताव बना, सब कुछ हो रहा था। ऐतिहासिक तथ्य है ये। हाँ, लेकिन आज अगर आप देखें तो आज मुलायम सिंह यादव को उत्तराखंड राज्य का विलन कहा जाता है। आपकी भी भूमिका को लेके कई सवाल उठते हैं। गोलीकांड में आपका नाम आया, उस पर थोड़ा रोशनी डालिए। क्या देखिए, मैं हमेशा बिल्कुल स्पष्ट रहा हूं कि मैंने आपको ये घटनाक्रम बताया कि अगस्त के महीने में ये आंदोलन सबके हाथ से निकल गया। हम उत्तराखंड के सारे छात्र नेताओं को लेकर के लखनऊ गए और इतना ऐतिहासिक आज की तारीख तक कोई सरकार नहीं कर पाई। ये विशिष्ट बीटीसी नाम सुनते हो आप? कौन थे लोग? हमने मुलायम सिंह जी को कहा कि उत्तराखंड के अंदर प्राथमिक शिक्षा में वैकेंसीज खाली हैं, बीटीसी उपलब्ध नहीं है, इसलिए बीएड वालों को कर दो और बीएड वालों के लिए विशेष बीटीसी कर दो। पहली बार विशेष बीटीसी वो मुलायम सिंह जी ने किया। 50% बसों में रियायत, 2% उत्तराखंड के लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण, ये सारे फैसले करवाए थे। लेकिन ऐसे तत्व घुस गए थे आंदोलन में जो कह रहे थे नहीं, मुलायम सिंह से बात ही नहीं करनी, जो बात करेगा उसका मुंह काला करना है। और कई लोगों के मुंह काले किए, पहाड़ में कई लोगों के मुंह काले किए जो बात करने गए थे, क्योंकि बात करनी ही नहीं थी, बात तो बिगाड़नी थी। मैं आपको कह रहा हूं कि लिखित दस्तावेज है, कोई इसको नकार ही नहीं सकता कि रमाशंकर कौशिक जो आप कह रहे हैं कि कुछ तत्व घुस गए, क्या वो पॉलिटिकल तत्व थे? बिल्कुल पॉलिटिकल थे। वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे थे? वो पॉलिटिकल माइलेज नहीं, वो परेशान थे कि उत्तर प्रदेश में तो मुलायम सिंह जी ने आरक्षण के मामले में सबको अपने साथ ले लिया और पहाड़ में उत्तराखंड की बात कर रहा है, तो हमारे पास रह क्या जाएगा? तो लोग परेशान थे, तो इसलिए वो सब लोग एक साथ आ गए। एक साथ आकर के उन्होंने जो वातावरण यहाँ पर बनाया, अब आप कह रहे हैं कि हमारी भूमिका क्या हो सकती थी? भाई, चाहे 1 सितंबर हो चाहे 2 सितंबर हो, वो घटनाएं सबको मालूम है। 2 अक्टूबर की रामपुर तिराहा की घटना, हमेशा हमने कंडम किया उसको, हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अच्छा, हम लोग तो नहीं थे, हम तो देहरादून में थे, लेकिन मुलायम सिंह तो देहरादून में मिलते नहीं लोगों को, तो हम मिल गए। हमारे ही लोग हैं ना वो, भाई जिनका गुस्सा था वो हमारे प्रति था, हमें उनसे नाराजगी नहीं है इस बात पे। अब हम उनको ये नाराजगी थी कि मुलायम सिंह के साथ क्यों है। हमारा ये कहना था कि मुलायम सिंह से तो हम भाई राज्य बनवा रहे हैं,
हमने 2-2 प्रस्ताव पारित करवा दिए, हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनवा दिया। तो क्या आप मैसेज सही नहीं दे पा रहे थे पब्लिक तक? निश्चित तौर पर। ये आपको लगता है? हाँ, ये इसलिए कि जब एक प्रेजुडिस माइंड बना ले आप, जब आप ये बना ले कि सूर्यकांत धस्माना की बात सुननी नहीं, जब मैं ये कह दूं कि मुझे अनिल चंदोला की बात सुननी नहीं है, ये तो फिर आप कुछ भी बोलते दिन को दिन कहेगा, रात को रात कहेगा, लेकिन मैं उल्टा बोलूंगा, तो क्या करोगे फिर आप? क्या करोगे? तो ऐसा क्या वो जो पॉलिटिकल प्रेशर था, जो पॉलिटिकल लोग थे, उनके कारण हुआ या कुछ और कारण? राजनीतिक लोगों के कारण। राजनीतिक हाँ, आम जनता नहीं। वो तो आज भी हमारी रिश्तेदारियां हैं, भाई बंद हैं, हमारे ही लोग तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे मैं इसलिए कभी नाराज भी नहीं होता, मैंने कभी शिकायत भी नहीं करी, कभी मैंने शिकायत नहीं करी किसी से कि मेरे साथ क्या कर रहे हो। अच्छा, जो मुझे कितने चुनाव हरवा दिए करणपुर वाला गोलीकांड था, उसको, उसमें क्या आपकी भूमिका थी या फिर उसमें भी इस तरह का तो कुछ पुलिस था? की चार्जशीट पढ़ लो ना, सीबीआई की। सीबीआई तो मेरी नहीं थी, मैं तो समाजवादी पार्टी में था उस समय। बिल्कुल। सरकार कांग्रेस की थी केंद्र में, राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई थी। उसने जांच करी, पहले पुलिस ने जांच करी, एफआईआर लगा दी, क्लोजिंग रिपोर्ट, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। और क्योंकि पुलिस मौजूद थी, घटना के बाद डीएम और एसएसपी आए थे, कर्फ्यू लगा हुआ था शहर में, कर्फ्यू का वायलेशन हुआ। मेरा घर कोई बाजार में नहीं है, मेरा घर तो गली के अंदर है, करणपुर बाजार से 150 मीटर अंदर, ईसी रोड से 250 मीटर अंदर, डीएवी कॉलेज रोड से नन्ही दुनिया वाली गली जहाँ पर एक हुआ घटना, वहाँ से 250 मीटर, मेरा घर तो गली के अंदर है। तो आपको लगता है कि जैसे आप उभरते हुए राजनेता थे तो आपको शायद डैमेज करने के लिए? अच्छा, मेरे खिलाफ और क्या कर सकते हो? मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं किसी पद पे नहीं रहा, तो कोई मिसयूज ऑफ पावर नहीं कर सकते, कोई किसी तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, चरित्र के बारे में नहीं बोल सकते। मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई डॉक्टर, मेरी पत्नी डॉक्टर, मेरे एक भाई जो पहाड़ी फिल्मों के पहले हीरो मुकेश धस्माना, मेरे दोनों बहनों ही जिन परिवारों से हैं उनके बारे में सब जानते हैं। एक उनियाल साहब हैं जो जिनकी डेथ हो गई, मेरे जीजा जी फॉरेस्ट में बहुत बड़े अधिकारी थे। एक मेरे छोटे जो बहन के हस्बैंड हैं, दास शर्मा परिवार, उनके बड़े भाई चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर। तो हमारे परिवार पे कोई धब्बा नहीं, दाग नहीं, कोई आरोप नहीं लगा सकते मेरे ऊपर किसी तरह का। मैंने आपको बताया कि कोई मिसयूज ऑफ पावर नहीं लगा सकते, तो क्या आरोप लगाओगे आप? तो इसलिए एक ही आरोप वो ही चल रहा है, और उस पर जनता पे कोई असर नहीं है उसका। मैंने आपको बताया मैं किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा हूं। बिल्कुल। उन परिस्थितियों में कोई लड़के दिखाए ना, या तो बड़े बड़े तुर्रम खान हार रहे हैं, एक जगह से नहीं, 2 जगह से हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, कई चुनाव हार गए, चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर ये कहता है कोई कि सूर्यकांत धस्माना चुनाव नहीं जीते, मैं किन परिस्थितियों में लड़ा, कैसे लड़ा? 2 चुनाव तो मोदी लहर में लड़ गया, तो उसमें मैं ही थोड़ी हारा अकेला, उसमें तो बहुत लोग हारे, सारे बड़े बड़े मंत्री हार गए, मुख्यमंत्री हार गए। तो इसलिए अच्छा, मैं उस मामले में ये आपको बताऊं कि मेरे पे चार्ज किया था, आज तक ये आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, मेरे पे चार्ज किया था, सीबीआई ने चार्ज क्या लगाया कि सूर्यकांत धस्माना ने अपने साथ सुरक्षा कर्मी जो थे उन पुलिस वालों को आदेश दिया कि गोली चलाए। तो हु आई एम टू गिव द ऑर्डर? क्या मैं मजिस्ट्रेट हूं? क्या मैं पुलिस का अफसर हूं? कौन दे सकता है आदेश चलाने का गोली? क्योंकि जो हमारे साथ सुरक्षा में अभी भी मेरे साथ जो सुरक्षा कर्मी है, उसकी मेरे साथ किसी का झगड़ा हो जाए तो मैं कह दूं वो गोली मार दे, और वो मार देगा। उसको आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाई जाती है, कितनी पावर यूज करनी है, कितनी फोर्स यूज करनी है। और जो मेरे घर में थे वो तो सुरक्षा कर्मी मेरे घर की सुरक्षा के लिए भी तैनात थे। कर्फ्यू लगा हुआ था, भीड़ आ रही थी, ये सारी बातें थी। उसके बाद मैं कैसे आदेश दे सकता हूँ? मैं अपने घर के अंदर हूँ, ऐसा भी नहीं मैं कहीं घर से बाहर आकर के किसी को मार रहा हूँ। मेरा एक घर पहले जला दिया गया था, करणपुर बाजार में जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो उसमें आग लगा दी गई थी। अगर मैं दुश्मनी निकालने के लिए जाता तो मैं वहाँ जाता लड़ाई करने, मैं तो अपने घर में रहा। मुझे सूचना मिली कि मेरे घर में आग लगा दी, मैं लगा दी, वहाँ तो कोई भी नहीं है। वहाँ हेमवती नंदन बोगड़ा मानव संसाधन विकास ट्रस्ट की तरफ से जो हम काम करते थे, वहाँ पर गरीब लोगों के लिए कंबल कपड़े, वो आग लगा दी। उसके बाद मेरे घर पे हमला किया। मैंने आपको बताया मेरा घर गलियों के बीच में, तो वहाँ पर हमला किया। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस क्या करती वहाँ पे? अब जो पुलिस ने किया उसके लिए दोषी मैं कहाँ हूँ? किसी वीवीआईपी के लिए या वीआईपी के साथ अगर कोई सुरक्षा कर्मी है
किसी चोर डकैत के साथ भी अगर भाई, तो उसे लग रहा है कि जान का खतरा है तो शायद तो वो यूज करेगा ना फोर्स। तो इसलिए चार्जशीट में ही आया कि सूर्यकांत धस्माना ने, क्योंकि मेरे खिलाफ मेरे जो हथियार थे वो कभी चले ही नहीं, फॉरेंसिक बैलिस्टिक एक्सपर्ट, और मैंने आपको बताया सरकार मेरी नहीं थी, सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी, सीबीआई उनके पास थी, और राज्य में सरकार मायावती जी की आ गई थी। तो कैसे मैं मैनिपुलेट करता? तो वो 18 साल मैंने मुकदमा लड़ा, 506 पेशियां कचहरी में खड़े होकर के मैंने अटेंड करी, और उसके बाद जब मैं बरी हुआ तो न मैंने लड्डू बंटवाए, न मैंने ढोल बजवाया, न मैंने नारे लगवाए। मैंने हाथ जोड़ करके ये कहा कि कभी जीवन में वो नौजवान जो उस घटना में जिसकी जान गई, अगर कभी उसकी माँ मिलेगी, और मैं ये आज भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कभी मेरे सामने आ जाए, आई नहीं कभी सामने, तो मैं पैर पकड़ के उसकी माफ़ी मांग सकता हूँ उससे, क्योंकि एक बच्चा तो मरा ही है ना, वो मेरी गलती से नहीं मरा, लेकिन जान तो गई है। तो माँ ही जान सकती है कि कैसे उसके बच्चे की जान गई। तो इसलिए जब मैं बरी हुआ तो उस अदालत में लोग मिठाई लेके आ रखे थे, लोग ढोल लेके आ रखे थे, लोग पटाखे लेके आ रखे थे। आपने नेताओं को देखा होगा कि रेप के मामले में छूटेंगे तो कैसे पटाखे जलवाते हैं, कैसे माला पहनते हो जाता है। मैंने कोई मिठाई नहीं बटने दी, मैंने कोई ढोल नहीं बटने दिया, मैंने कहीं नारे नहीं लगने दिए। मैं चुपचाप आकर के हाथ जोड़ करके मैंने सबका धन्यवाद किया। मुझे प्रेस वालों ने पूछा कि आप खुश हैं? मैंने कहा नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम काल जो था वो कचहरी में कट गया। कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए, लेकिन मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि भाग्य त्रिया चरितम पुरुषस्य भाग्यम। लेकिन उसके बावजूद भी जो वो जिन है वो चुनाव के टाइम पे बाहर आ जाता है। वो लाते हैं हमारे मित्र लोग, उनके पास कुछ और विचारों के है नहीं। सूर्यकांत धस्माना के खिलाफ अच्छा और क्या बोलेंगे, क्या बोले? तो इसलिए वो इस्तेमाल होता है हर बार। वो होता नहीं है, वो उसको कोशिश की जाती है। मैं नहीं मानता उस बात को असर पड़ता है उस बात नहीं, कोई असर नहीं पड़ता उसका। अच्छा, 1-2-4% लोग गुमराह हो सकते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता। अब मेरे पे असर पड़ता है तो ये आप बताओ ना, मेरे बगल में आयरेंद्र शर्मा तो नहीं कोई कांड किए, वो क्यों हार गए चुनाव? इधर मेरे बगल में राजकुमार किए, लड़े, वो क्यों हार गए चुनाव? दिनेश अग्रवाल तो बहुत बड़े नेता थे, वो क्यों हार गए चुनाव? 9 लोग हार गए थे 10 में से। अरे भाई, इसी जिले बड़े नेता हमारे नवप्रभात जी, वो क्यों हार गए चुनाव? हरीश रावत जी क्यों चुनाव हार गए? वहां कैसे पहुंच गया वो? ये सब कहने की बात है, ये परसेप्शन बिल्डिंग का होता है। टिकट के समय उठती है मामले, धस्माना तो ये। मैं किसी भी अपने साथी के साथ डिबेट करने को तैयार हूँ। वो दोस्त तो बताया हमारा, और आपने पूछा ये सवाल, मैं दाएं बाएं भी कर सकता था, इसको इधर उधर कर बिल्कुल। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगा, और आरोप लगने के बाद मैंने न्यायदत्त तिवारी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सारे आंदोलनकारियों के खिलाफ जितने मुकदमे थे वो वापस लेने का फैसला लिया। मैंने प्रोटेस्ट नहीं किया, और क्योंकि वो मेरे मामले में क्रॉस केस था, जो मेरे घर में आए थे लोग उनके खिलाफ चार्जशीट थी, क्रॉस केस था ये। मैं चाहता तो कोर्ट में जाकर के कहता कि जब एक केस वापस हो गया तो दूसरा मेरा केस क्यों नहीं वापस हो रहा है? मैंने कहा नहीं, मैं कंटेस्ट करूंगा, और मैंने कंटेस्ट किया, और मैं न्यायपालिका पे इतना भरोसा करता हूं कि मैं बरी होकर के आया। तो इसलिए उस बात का स्पष्टीकरण में बार बार जो भी मुझसे पूछता है, मैं कभी इस बात का, मैं छोड़ो यार कहाँ की बात नहीं, उस बात को पूछना चाहिए लोगों को, स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो 1994 में पैदा हुआ होगा, हाँ, उनको तो पता नहीं, क्या पता है? बिल्कुल, तो उनको सत्य नहीं पता, उनके सामने जो परोसा जाएगा वो कह देंगे, समझेंगे। गाली गांधी को दे रहे हैं लोग, गाली नेहरू जी को गाली दे रहे हैं। अरे गांधी और नेहरू बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई? कोई ऐसे बन जाता है नेहरू और गांधी, लेकिन गांधी बनना तो कितना मुश्किल है। हम तो पैर की धूल है उनके। लेकिन इस सवाल से मैं कभी नहीं बचता, जीवन भर ये अब वो पीछे मेरे चलता रहेगा, क्योंकि आरोप लगा, लेकिन मैं बरी हुआ हूँ, बाइज्जत बरी हुआ। मैंने आपको बताया कि तिवारी जी मेरे इतने नज़दीक थे कि अगर मैं चाहता तो उनसे हाथ जोड़ करके कहता कि ये मेरा भी केस वापस करा दो, लेकिन मैं लड़ा, और साथ में तिवारी जी चले गए थे। उसके बाद पूरी बीजेपी की सरकार आई, और बीजेपी की सरकार आने के बाद कांग्रेस की सरकार आई। मैंने कांग्रेस की सरकार में भी ये किसी से आग्रह नहीं किया कि भाई मुझे बचा लीजिए, लड़ के निकले। आपने राज्य स्थापना से पहले भी चुनाव लड़ा,
जी। राज्य स्थापना के बाद आपने विधानसभा के चुनाव लड़े, मेयर का चुनाव लड़ा। सूर्यकांत धस्माना अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन राजयोग नहीं है, ऐसा क्यों? मतलब क्या कारण आपको लगता है कि क्यों कुंडली रूठी हुई है कुछ? ना ना, मैं तो इस मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ, और मैं कहीं थक के थोड़ी बैठ गया। अभी तो बहुत पारी हैं। मैं जब हारता हूँ तो लोहिया को याद करता हूँ, मैं जयप्रकाश नारायण जी को याद करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे नेताओं को पूरे दुनिया की याद करता हूँ जो बहुत मुश्किल से चुनाव जीते हैं। ये देखिए, ये परीक्षाएं होती हैं। मैं हारने के बाद अगले दिन बैठ गया काम करने के लिए अपने दफ्तर में, कोई चुनाव हारा हूँ, मैं घर में नहीं बैठा, मैं कभी रोया नहीं। कभी आपने टीवी कैमरा के आगे मुझे रोते हुए देखा? आप बता दें, रोते हुए देखा हो? नहीं, और सोशली भी आप लगातार एक्टिव रहते हो। मैं क्योंकि सामाजिक प्राणी हूँ, और मैं राजनीति में अपने मर्जी से आया हूँ, कोई थोपा थोड़ी गया हूँ। राजनीति में मैं सेवा के लिए आया हूँ। मैं इतनी सेवा मैं ऊपर वाले से डर के कहता हूँ, लेकिन सुबह से लेकर रात तक कभी जॉली ग्रांट, कभी इंद्रेश, कभी ग्राफिक गहरा, कभी CMI, कभी फलाना अस्पताल, कभी फलाना डॉक्टर, मुझे लोग याद करते हैं सेवा के लिए। ये मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत मेरे जैसे तो पता नहीं कितने पड़े हैं यहाँ, तो 70 तो MLA ही हैं भाई, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं, राज्यसभा भी है, बहुत सारे नेता हैं यहाँ। तो कितने पैदा हो गए? राज्य बनने के बाद तो नेता ही नेता है, हर पत्थर के नीचे 2 नेता हैं। उसके बाद अगर सूर्यकांत धस्माना को लोग सेवा के लिए याद करते हैं, इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। तो सेवा तो हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस संगठन में भी आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं बहुत लंबे समय से। 2027 के लिए क्या तैयारी है आपकी? 27 के लिए मुझे कांग्रेस को लाना है। खुद की तैयारी? अब मेरा पूरा कमिटमेंट जो है वो पार्टी के लिए। पार्टी कह देगी भाई फलां जगह से चुनाव लड़ लो, देहरादून में अच्छा कौन सी सीट? अपनी कुछ इच्छा होती है कि ठीक है मैं भी तैयारी करता हूं। मेरी इच्छा कांग्रेस को सरकार में लाने की है। अच्छा। और उसका कारण है क्योंकि कांग्रेस में मैं जिस हैसियत में हूं, मैं अपनी बात दमदार तरीके से ऊपर तक कह सकता हूं। और 25 साल बीत गया, अब हम नवोदित राज्य नहीं है, अब हम एक युवा राज्य हो गए। और 25 साल बाद भी अगर गर्भवती माता को मसूरी के अस्पताल में ताला पड़ा और सड़क में बच्चा जन्मना पड़े, अगर गोपेश्वर की बहन को अगर बेस अस्पताल श्रीनगर आना पड़े और वहाँ भी उसका बच्चा मर जाए, जच्चा की जान खतरे में पड़ जाए, पहाड़ में धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री हों, अब तो हट गया उनसे, और उनके ज़िले में अगर एक्सीडेंट हो बस का, तो जिला अस्पताल में टॉर्च से लोगों को पट्टी बांधनी पड़े, अगर पहाड़ के लोगों को बताने के लिए कि पलायन क्यों हो रहा है, पलायन आयोग बनाना पड़े। त्रिवेंद्र सिंह जी ने बनाया था ना, तो त्रिवेंद्र सिंह जी को नहीं पता था कि खैरा सैंड से क्यों पलायन हुआ। अगर सूर्यकांत धस्माना को नहीं पता कि बग्याली से क्यों पलायन हुआ, अगर हरीश रावत जी को नहीं पता कि रानी खेत से क्यों पलायन हुआ, अगर प्रीतम सिंह जी को ये ना पता लगे कि त्यूनी से क्यों पलायन हो रहा है, ये रॉकेट साइंस है क्या? पलायन क्यों हो रहा है? मौलिक सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कनेक्टिविटी आप नहीं दे पा रहे हो। 25 साल बाद भी हम उस रोने को रोएं अगर, और सरकारें कहे कि पलायन हो रहा है, पलायन को रोकने के लिए ये करो, पलायन, अरे भाई करो ना। 25 साल क्या किया? इस राज्य की पॉलिटिकल लीडरशिप ने निराश किया, जनता को निराश किया। टंकी में चढ़ना पड़े अगर रोजगार के लिए बेरोजगारों को, तो कांग्रेस को इसलिए लाना है कि आखिरी कोशिश मेरी। 25 में से 10 साल कांग्रेस के भी हैं इसमें। बिल्कुल है। मैंने तो ये थोड़ी कहा कि बीजेपी की सरकार में, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप कह रहा हूं। आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी, आई एम नॉट नेमिंग एनी पार्टी, मैं तो पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप कह रहा हूं। क्योंकि देखो, मैं तो MLA MP रहा नहीं, मैं उसमें अपने को तब शामिल करता कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं MLA, या मैं सरकार में कोई जिम्मेदारी पे रहता। मुझे तो कई बार ऑफर हुआ कि आप दायित्वधारी बन जाइए, मैं कही बीमारी मुझे नहीं पालनी, नहीं बनूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक नेतृत्व जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं, चाहे उनकी गलती है नहीं है, लेकिन टोटल
पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस प्रदेश की जनता को निराश किया। जो सपने उन लोगों ने देखे थे, जिन्होंने लाठी खाई, जाने दी, जेल गए, नारे लगाए, हम उनसे सहमत हो ना हो अलग बात है भाई, लेकिन संघर्ष हुआ है ना, संघर्ष से तो राज्य बना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उत्तराखंड को कभी सही नेतृत्व नहीं मिला, एक अच्छा लीडर जो विजनरी लीडर हो वो नहीं रहा उत्तराखंड के पास। क्या वो भी एक कमी आपको लगती है कि ऐसा था? देखिए, जब हिमाचल प्रदेश बना, हम हिमाचल प्रदेश से बड़ी अपनी तुलना करते हैं। मैं कभी तुलना नहीं करता, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है, हमारी अलग है। उसके पास वर्किंग कल्चर आया हरियाणा और पंजाब का, वहां के लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े कभी। अब किसी भी कारण से छोड़े हो, हम लोगों ने तो घर छोड़ दिए। बिल्कुल। और पॉलिटिकल कल्चर भी उनको वहीं से मिला, हमको पॉलिटिकल कल्चर मिला यूपी से। हमारे पिताजी यूपी हैं, हमें संस्कार उनके मिले, डीएनए उनका है। तो भ्रष्टाचार में उनके बाप बन गए। भ्रष्टाचार जो उत्तराखंड के अंदर, मतलब आप कभी कल्पना कर सकते थे? उत्तर प्रदेश के जमाने में नहीं देखा हमने कभी ऐसा। अब आप किसी काम के लिए जाएं तो उस काम की कीमत लगाई जाती है। कोई नक्शा पास कराने जाए तो कितने माले बन रहे हैं, कितने फ्लैट बन रहे हैं, कितना फायदा होगा, उसका हिसाब किताब लगा करके नक्शा पास होता है। इसी प्रकार से राज्य के तमाम जो काम है, तो इसलिए प्रदेश में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से यहाँ जड़ों में बैठ गया है, तो क्या उसका तरीका है? पॉलिटिकल लीडरशिप ही तो फेल हुई है। कौन फेल हुआ है? अपराध देखो आप, पहाड़ के जिलों में, कभी चंपावत में, कभी बागेश्वर में, कभी उत्तरकाशी में, कभी पिथौरागढ़ में अपराध होते थे कहीं? जीरो क्राइम डिस्ट्रिक्ट थे कहीं, जीरो क्राइम डिस्ट्रिक्ट, जहाँ रेप पिछले कुछ सालों में तो बहुत बढ़ गया। चंपावत में और सल्ट में, और अगर पहाड़ के जिलों में अगर रेप होंगे, हत्याएं होंगी, तो कौन फेल हुआ है भाई? Who has failed? You cannot blame police, you cannot blame bureaucracy. It is the political leadership. राजनीतिक नेतृत्व यहाँ कोई कौन चला रहा है? सरकार। और मैं जब सरकार बोल रहा हूं तो सरकार, वो सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। टोटल स्टेट की लीडरशिप बताए ना, क्राइम का क्या स्तर हो गया कि हम पूरे देश के हिमालय राज्यों में पहले पायदान पे आके खड़े हुए। महिलाओं के खिलाफ अपराध, अंकिता भंडारी से लेकर के जितने अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए, कौन जवाबदेही है? किसकी जवाबदेही है? कौन देगा जवाब उसका? लेकिन राज्य सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है हर चीज पे कि हमने अब देखिए, बहुत अच्छा कर दिया, हम नंबर 1 हो रहे हैं। मैं राज्य की सरकार से बार बार ये बात कहता हूं, बेरोजगारी के बारे में, उपनल वालों के बारे में मैंने कहा था, कितना उपनल वालों ने संघर्ष किया। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, उसके बाद तमाम इतने आंदोलन, इतनी बातें, और आज की तारीख तक जो उसका असली हल है वो आप नहीं कर पाए। हमने कहा था दीर्घकालीन आप पॉलिसी बनाइए। देखिए, जब आप सच बोलेंगे तो थोड़ा कड़वा भी होगा, तो लोग उसको कहेंगे नहीं सच बोल। भाई हाई कोर्ट ने बोला, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में आपको वापस भेज दिया गया, आप बहानेबाजी करने लगे। उसके बाद आंदोलन हो गया, आंदोलन में आप कह रहे हैं कि साहब आंदोलन वापस ले लो तब हम करेंगे। अरे भाई क्यों? ये नर्सिंग वाला जो मामला चल रहा था, जितना बड़ा बवंडर बना, अगर कम्युनिकेशन ठीक होता हाँ तो शायद ये स्थिति नहीं होती। ये स्थिति नहीं आती। इस राज्य के अंदर ये स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? पूरा प्रदेश, आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत आए थे, मुझे उनका पहला डायलॉग याद है कि मैं धर्म युद्ध में उतरा हूं। और धर्म युद्ध में जब उतरते हैं तो फिर अपना पराया कुछ नहीं है। मद्य निषेध धीरे धीरे राज्य में बनेगा। आपने घर घर शराब पहुंचा दी। विदेशी मदिरा की दुकानें कितनी हैं आपको मालूम है? पूरे उत्तराखंड में हर 200 मीटर पे एक विदेशी मदिरा की दुकान, विदेशी जो फॉरेन लिकर है, एक तो अंग्रेजी लिकर हो गया, एक फॉरेन लिकर हो गया। फॉरेन लिकर, आप पूरे स्टेट को आपने लिकर स्टेट बना दिया। लेकिन सरकार का ही कहना है कि रेवेन्यू तो वहीं से आता है। अरे भाई रेवेन्यू आपके दूरदृष्टि, सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं आपके पास विजन ही नहीं है। आपने क्या किया पर्यटन के क्षेत्र में? लेकिन सरकार तो इसे बड़ी उपलब्धि मानती है ना। आपने इस बार भी देखा होगा कि खनन में हम नंबर 1 हो गए, सबसे ज्यादा रेवेन्यू। पूरे पहाड़ आपने जर्जर कर दिए।
रितु खंडूरी को मालन नदी पे खड़े होकर के बोलना पड़ रहा है रंजीत सिन्हा को कि मेरा पुल गिर गया तुम्हारे अवैध खनन की वजह से। पूरे राज्य के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा बड़े पुल हैं जो खतरे की जद में है अवैध खनन की वजह से। आप अंधाधुंध खनन करिए, साइंटिफिकली करिए। कौन मना करता है खनन करने के लिए? वो रेवेन्यू का सोर्स है और जरूरत भी है उसकी। सवाल रेवेन्यू का नहीं है केवल, बिल्डिंग मटेरियल कहाँ से लाओगे, सड़कें कहाँ से बनाओगे? तो रेत, बजरी, गारा, पत्थर आपको चाहिए, नदी का एक स्तर लेकिन भी आप बनाना चाहिए। साइंटिफिकली करिए उसको। पहले भी तो खनन होता था। बिल्कुल। तो खनन आप साइंटिफिकली नहीं करेंगे, शराब को आप केवल और केवल रेवेन्यू का सोर्स बनाएंगे, तो केवल और केवल रेवेन्यू का बनाएंगे तो फिर तो गांव गांव घर घर आप शराब पहुंचा दो, रह क्या जाएगा? शिक्षा के बारे में आपको मालूम है, देहरादून में और उत्तराखंड में 2019 से अब तक जितने सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं उनमें नियुक्तियां बंद हैं। अच्छा। डीएवी कॉलेज जैसा कॉलेज जिसने उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी दिया, डीएवी कॉलेज के प्रेसिडेंट थे वो, उस डीएवी कॉलेज में कई डिपार्टमेंट्स हैं जो बंदी के कगार में। अच्छा, क्योंकि वहाँ टीचर नहीं है, क्योंकि वहाँ फैकल्टीज नहीं है और फैकल्टी आप और आपने नियुक्ति, धन सिंह रावत ने नियुक्ति बंद कर रखी है। माल चाहिए हर नियुक्ति में। एमकेपी कॉलेज बंद होने की कगार पे है। एमकेपी कॉलेज एकमात्र महाविद्यालय महिलाओं का देहरादून जिले में, इतना ऐतिहासिक महाविद्यालय, वो बंदी के कगार में है। डीवीएस कॉलेज का यही हाल है, एमपीजी कॉलेज मसूरी का यही हाल है। बहुत सारे तमाम वो अशासकीय महाविद्यालय जो सरकारी सहायता प्राप्त है उनमें हालत खराब है। तो पूरे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% जो है अकेले डीएवी कॉलेज में होता है। और वो बंदी के कागर में। वो बंदी क्यों कागर में? क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ाना है। डीएवी कॉलेज में लॉ में एडमिशन लेगा आदमी तो 15 साल में एक सेमेस्टर कर लेगा। अब वो लॉ कॉलेज में जाएगा, वो ग्राफिक एरा में जाएगा, वो यूपीएस में जाएगा तो 4 लाख रुपए में करेगा। तो निजीकरण को सरकार बढ़ावा दे रही है, आप ये कह सरकार रहे हैं? बढ़ावा दे रही है इन कॉलेजेस को, इन तमाम इसलिए जानबूझ के हालत जानबूझ करके हालत क्यों नहीं नियुक्ति हो रही? लेकिन ये तो आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यही हाल तो प्राइवेट में भी है। प्राइवेट में क्लस्टर प्राइमरी स्कूल में अब आपने क्लस्टर विद्यालय का जो कंसेप्ट दिया है, 30 किलोमीटर में क्लस्टर विद्यालय। अब 30 किलोमीटर आप गढ़वाल का मतलब समझ रहे हैं? आप ऋषिकेश से ब्यासी जाएंगे कितना होता है? हाँ, शायद 10-12-15 किलोमीटर होगा। 30 किलोमीटर। अच्छा, 30 किलोमीटर। ब्यासी से आप देवप्रयाग जाएंगे कितना होगा? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। ब्यासी से आप श्रीनगर जाएंगे कितना होगा? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर मतलब ऋषिकेश से ब्यासी तक कोई स्कूल नहीं, एक स्कूल होगा, क्लस्टर स्कूल, जहाँ भालू और बाघ लगे हुए हैं पूरे पहाड़ में। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये हालत कर दी है शिक्षा की। अब आपका काम है झोला लटकाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ, झोला लटकाओ थोड़ी दिन में पंजाब चले जाओ, झोला लटकाओ फलानी जगह चले जाओ, जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पैसा लेकर जाओ और पैसा दे करके आओ और मंत्री बने रहो, मुख्यमंत्री बने रहो। ये हाल है। तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? आप कह रहे हो कि सारी चीज़ों में खराब हुआ है, आप कह रहे हो कि शराब बहुत बढ़ गई है, एजुकेशन खत्म हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन फिर भी पब्लिक क्यों उनको वोट दे रही है? फिर बीजेपी को ही क्यों वोट दे? कहाँ दे रही है? पिछली बार भी सरकार थी, इस बार अरे जैसे सरकार बन रही है वो सबको पता है देश में, लेकिन फिर भी मतलब जैसे सरकार बन रही है सबको थोड़ा क्लियर करेंगे। मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। देखिए, पहली बात तो है पोलराइजेशन। आप नर्सिंग जो स्टाफ है उसकी भर्ती की बात नहीं कर रहे हो, आप लैंड जिहाद की बात कर रहे हो, आप थूक जिहाद की बात कर रहे हो, आप लव जिहाद की बात कर रहे हो। जैसे ही कोई बड़ा इशू आता है सामने, आप सीधा कह देते हो मदरसे में जो है छापा मारा, मदरसे में बिहार के बच्चे पकड़े गए। दून स्कूल में कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं? वहाँ तो सभी जगह के हैं, वैलेंस में, सभी जगह के हैं, सेंट जॉर्जेस में, ज़्यादातर कॉलेजों में हमारे सभी जगह के हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ में, जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। बिल्कुल। तो मदरसे में अगर बिहार का बच्चा पढ़ रहा है तो कौन सी आफत आ गई? पाकिस्तान का तो नहीं पढ़ रहा ना, अफगानिस्तान का तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन मदरसा है वो, क्योंकि वहाँ पे एक कम्युनिटी के लोग हैं, उनको टारगेट करना है और उनको टारगेट करके कुछ लोगों को खुश करना है, ये वातावरण बनाना है। तो जब आपका नज़रिया इतना संकीर्ण हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा और हमेशा दिन रात सोते जागते आप हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, एक बड़ा कारण ये है। दूसरा बेईमानी है, बेईमानी है। 10,000 रुपये अगर आप महिलाओं के अकाउंट में चुनाव से 4 दिन पहले डालेंगे तो बेईमानी नहीं है क्या?
आप बताइए ना। बिहार में 1 करोड़ महिलाओं के खाते में चुनाव शुरू होने से एक दिन पहले पैसे डाल दिए। अब चुनाव बीत गया, आप क्या डाल रहे हो हर महीने पैसे उनके? क्या मैसेज है ये आने वाली पीढ़ियों को? ये बड़ा सवाल है। तो बेईमानी से हर तरह साम दाम दंड भेद चुनाव जीतना है। एसआईआर करा करके आपने 27 लाख ऐसे वोटर्स को जिन्होंने 2002 में वोट दिया है, उनका वोट आपने काट दिया। बंगाल में 90 लाख टोटल काटे, उनमें से 27 लाख वो थे जिन्होंने वोट दिया है 2002 में। और उसके बाद जो हारने का जो मार्जिन है उससे कम है। अच्छा, आप कह रहे हो कि बहुत सारी गड़बड़ियां बीजेपी करती है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हो कि मैं जो है 2027 में इस कोशिश में हूँ कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आए। तो ये जो चुनौतियां हैं, जो आप खुद ही बता रहे हैं कि ये चुनौतियां हैं, इनसे कैसे पार पाएंगे फिर? जब अंग्रेज थे तो कोई कल्पना करता था? जब फांसी चढ़े भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार ली, शहीद हो गए। अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, हजारों वो लोग जिनको हम जानते भी नहीं, जिनका इतिहास में नाम दर्ज भी नहीं है, बिल्कुल, वो जब लाठी खा रहे थे, जेल जा रहे थे, फांसी चढ़ रहे थे, उनको क्या मालूम था कि देश आज़ाद भी होगा एक दिन। आज तो हम आज़ाद भारत में हैं। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान हमारे हाथ में है, बहुत बड़ी ताकत। इस देश की जनता जागरूक है। कब तक चलेगा ये निज़ाम? ज़्यादा नहीं चलेगा, हर चीज़ का अंत है। ये पूरा चक्र पूरा होने वाला है और ये बेईमानी का, लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास का, ये सारा चक्र जो है वो समाप्त होगा। और निश्चित तौर पे 24 घंटे जब उजाला नहीं होता तो 24 घंटे अंधेरा भी नहीं रह सकता। ये अंधेरा छटेगा और नए लोकतंत्र का नई किरण इस देश में, इस राज्य में उगेगी। उत्तराखंड में आप लिख करके ले लीजिए, यहाँ का नौजवान अंकिता भंडारी के मामले में कितने पीड़ित हैं लोग, कितने दुखी हैं। कहते नहीं है लोग डर के मारे, लेकिन जो सड़कों पे आते हैं हमारे साथ, उनके दिल में क्या ये बात नहीं है कि आप एक फर्जी मामले में तो आप इतनी महिलाओं को लेकर के फर्जी मशाल लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं। अब सबको नहीं मालूम क्या कि महिला आरक्षण का बिल 2023 में पास हो गया देश में। इस समय देश के अंदर कानून है, महिला आरक्षण का कानून है, जिसमें आपने स्वयं राइडर लगाया कि जनसंख्या जनगणना और उसके बाद परिसीमन। ये किसने लगाया राइडर? राहुल गांधी ने तो उस दिन कह दिया था कि आप आज लागू कर दो, क्यों नहीं किया आपने? आज आप बिल ला रहे हैं अमेंडमेंट का और उसमें अपनी मर्जी से, बिना किसी से राय मशवरा किए 850 सीट पार्लियामेंट में बनाने की बात कर रहे हैं। तो सारा देश समझ रहा है। उस मामले में आपने देहरादून की सड़कों में मशाले, वो भी नकली, उनको लेके झलूस निकाल दिया। अंकिता भंडारी के मामले में किस बीजेपी की महिला नेता ने बयान दिया या झलूस निकाला? अभी चंपावत का जो मामला है, उस मामले में कौन है? कमल रावत भी तुम्हारा, पूरण रावत भी तुम्हारा, साजिश करने वाला भी तुम्हारा, जिसके खिलाफ साजिश हो रही वो भी तुम्हारा। सल्ट में, चंपावत में, काशीपुर में, संतरेशा में, देहरादून के पलटन बाजार में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही, वो क्या काबिले बर्दाश्त है इस राज्य में? कभी किसी ने कल्पना करी थी उत्तराखंड जैसे राज्य, जिसको देवभूमि कहते हैं, जहाँ चारों धाम है, जहाँ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के अलावा हेमकुंड साहिब है, जहाँ पिराने कलियर है, जहाँ नानक मत्ता है, ऐसी देवभूमि के अंदर महिलाओं के खिलाफ इतना जघन्य अपराध होगा, क्या किसी ने सोचा था? तो क्या लोगों के दिल में पीड़ा नहीं है? ये नौजवान जो टंकी में चढ़ गया, ऐसी चढ़ जाता है कोई टंकी में? चलिए मान लेते हैं कि बहुत पीड़ा है और लोग बदलाव के मोड़ में। कांग्रेस की कितनी तैयारी है? क्योंकि अगर माना बदलाव करना है किसी को, तो ये भी तो सोच सकता है कि मैं यूकेडी को वोट करूं या फिर मैं किसी थर्ड फ्रंट की तरफ चले जाऊं। वो कांग्रेस को कितना, मतलब अपनी तैयारी क्या है? कांग्रेस पार्टी का देखिए, शासन करने के मामले में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तिवारी जी की सरकार 5 साल की है। तिवारी जी के जमाने में जो काम हुए उसकी तुलना आप पूरे बाकी 20 साल में नहीं कर सकते। सड़कों का जाल बनना हो, सेलाकुई से लेकर के और रुद्रपुर तक सिडकुल का, इंडस्ट्री का लगना हो, पूरे राज्य के अंदर आज जो यूपीएस आप देख रहे हो, आप एफकाई देख रहे हो, आप दून यूनिवर्सिटी देख रहे हो, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज देख रहे हो, वो सारा जो एक विजन था वो नरेंद्र तिवारी का था। आप देख लीजिए,
आप मेडिकल कॉलेजेस, हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज नहीं चला पा रहे, इससे बड़े शर्म की बात है कोई? शारदा यूनिवर्सिटी को दे दिया, हाँ पीपीपी दे दिया, पीपीपी मोड में। हरिद्वार में अगर आप एक मेडिकल कॉलेज नहीं चला पा रहे, आप सरकार भी को पीपीपी मोड दे दो, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री, बहुत बढ़िया मंत्री पीपीपी मोड में मिल जाएंगे आप। क्या पता है निकाले टेंडर तो हम भी चले जाएं कि भाई हम भी अच्छे इनसे साबित हो सकते हैं, कोई तरीका है। तो कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड शासन करने का, बहुत बेहतरीन है। आज भी बीजेपी की सरकार कांग्रेस की आशीर्वाद और मेहरबानी से चल रही है। कांग्रेस के लोग चला रहे हैं सरकार। अब राज्य का कुछ ना तो सोचना है, राज्य के बारे में सोचना है। सुबोध भाई हो, सतपाल महाराज हो, रेखा आर्य हो, हमारे सौरभ भोगना हो, बत्रा जी हो, सारे तो कांग्रेस के हमने दे रखे उधार इन्हें, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड। अब वो क्योंकि अब संगत में उनकी है तो वो गड़बड़ियां भी हो रही है वहां, लेकिन सरकार वही चला रहे हैं। धन सिंह नहीं चला सकता ना, जो ओरिजिनल वाले हैं इनके वो तो पिटे हुए हैं, इन्हें सरकार चलाना नहीं आता। इन्हें झोला टांग करके जो ये काम करते हैं उसी काम के लिए फिट है, और इस बार इनको झोला पकड़ाना ही है जनता ने। तो कांग्रेस संगठन के स्तर पर तैयारी कैसी चल रही है? गणेश गोदियाल देखिए जिस दिन से अध्यक्ष बने, गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में, हमारे जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं प्रीतम सिंह, बहुत तजुर्बेकार, इस राज्य के अंदर लगातार जब से राज्य बना तब से हर विधानसभा में मेंबर है, उत्तर प्रदेश में थे, मिनिस्टर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता विपक्ष रहे। इसी प्रकार से डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को भी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे पूर्व अध्यक्ष करण मारा, उनको CWC में लेकर के और राज्य में उनको बहुत इम्पोर्टेंट उनका ओहदा भी बढ़ाया और उनका इस्तेमाल पार्टी कर रही है। पार्टी ने जिला अध्यक्षों का जो चयन किया है संगठन सृजन में, क्योंकि उस प्रोसेस में मैं संगठन उपाध्यक्ष था, पूरे प्रोसेस में मैं रहा हूँ। जिस लेवल से नीचे से लेके ऊपर तक प्राय मशवरा हुआ, उसके बाद जिला अध्यक्ष बने। मैं समझता हूँ इससे बढ़िया बेहतर टीम नहीं हो सकती। पूरे प्रदेश के अंदर जो स्टेट की लीडरशिप है, जो डिस्ट्रिक्ट्स में लीडरशिप है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। थोड़ा सा उनको सब लोगों को, क्योंकि पार्टी के अंदर हमारे यहाँ थोड़ा सा लोकतंत्र थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। पार्टी ने करा है, शैलजा जी ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली सारे लीडरशिप को भी और सारे कार्यकर्ताओं को भी ये निर्देश दिया है कि किसी प्रकार का अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, तो उसका असर भी हो रहा है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आप देखेंगे 2 दौरे उनके हुए हैं, अभी 2 दौरे और पहाड़ के होने हैं, उसके बाद पार्टी पूरे फॉर्म में, पूरे इलेक्शन मोड में आ जाएगी। अच्छा, हरीश रावत के को लेके क्या भूमिका है कांग्रेस में इस वक्त? देखिए, हरीश रावत हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग, तो परिवार में जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बुजुर्ग होता है, जो उसकी भूमिका है वही हरीश रावत जी की भूमिका है। वो हमारे मार्गदर्शक हैं। वो मार्गदर्शक मंडल में है? नहीं, वो बीजेपी वाला मार्गदर्शक मंडल नहीं है वो हमारा कांग्रेस वाला मार्गदर्शक मंडल है। आपने देखा होगा पूरे दौरे में वो साथ रहे, और बड़े हैं। अब बड़े और सियाने जो होते हैं, कभी कभी हम छोटे लोग उछगला कर देते हैं, तो जो कुछ हमसे गलतियां होती हैं उस पर कभी वो डांटते हैं, डपटते हैं, नाराज होते हैं, तो हम उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। लेकिन ही इज़ द सीनियर मोस्ट लीडर, मोस्ट एक्सपीरियंस लीडर। पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस में, उन तजुर्बे में उत्तराखंड में आज की तारीख में पहले तिवारी जी थे, इंदिरा हृदय थी, वो रहे नहीं। हरीश रावत से ज़्यादा तजुर्बेकार कोई है नहीं। तो पार्टी, केंद्रीय पार्टी जो भूमिका तय करती है वो हम सब स्वीकार करते हैं। हमारे CWC के मेंबर भी हैं वो, तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के एक बुजुर्ग और सबसे सियाने नेता होने के नाते उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ हम थोड़ा बहकें, जहाँ जहाँ हम थोड़ा गड़बड़ाएं, जहाँ जहाँ थोड़ा उनको लगे कि पार्टी में साधना है, तो वो भूमिका उनकी बहुत बड़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पे जैसे कांग्रेस महागठबंधन बना रही है, तमाम छोटी पार्टियों के साथ अलाइन कर रही है, उत्तराखंड में क्या इस तरह का कुछ हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि देखिए, सारी जो इंडिया गठबंधन की पार्टीज है उत्तराखंड में, CPI हमारे साथ है, CPM हमारे साथ है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी है,
हमारे साथ जो सोशल ग्रुप्स हैं वो भी हैं, और सबकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। कहीं कोई ऐसा एडजस्टमेंट वाली बात होगी तो नेशनल लीडरशिप जो हमें डायरेक्शन देगी उस, लेकिन जो हमारे सहयोगी केंद्र में हैं वो हर तरह से हमारे साथ यहाँ पर मजबूती से खड़े। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो लोग हमें सहयोग करें, और उनका सहयोग हम मांगने जाएंगे और मांगने जाते हैं। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस सभी 70 पे ना लड़े, एक आध सहयोगियों को दे, कुछ जो भी बैलेंस बनेगा। ये स्टेट की लीडरशिप इसको तय करेगी और उसके बाद केंद्र से परमिशन लेगी। तो अगर ऐसा कुछ चांस बनता है तो उसमें भी गुरेज नहीं है, लेकिन ये काम मेरा नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये काम स्टेट की लीडरशिप का है। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे नेता विपक्ष, हमारे इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, हमारे आदरणीय हरीश रावत, ये सब लोग बैठ करके अगर तय करेंगे कि कहीं किसी गुंजाइश है किसी के लिए तो वो केंद्र को बताएंगे। तो वहाँ से जैसी भी झंडी मिलेगी, हरी झंडी, वैसा होगा। अच्छा, अगर एक पॉलिटिकल नेता के रूप में और कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस क्या स्थिति देखती है अपनी, कहाँ पर है? अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो कांग्रेस आज की तारीख में 45 सीट से कम नहीं जीतेगी। अच्छा, ईमानदारी से चुनाव हो जाए, ये शर्त है। और ईमानदारी का मतलब क्या क्या है इसमें? बेईमानी ना हो, टेम्परिंग, ईवीएम टेम्परिंग जो आप आरोप लगा रहे हैं वो ना हो, चोरी ना हो, वोटों की चोरी ना हो, फर्जी वोट ना बने, फर्जी वोट ना कटे, सही वोट ना कटे, फर्जी वोट ना बने। हाँ, सही वोट ना कटे, ठीक है, फर्जी वोट ना बने, टेम्परिंग ना हो, और पोलराइजेशन तो वो करेंगे, वो तो उनका सबसे बड़ा धर्म है भाई, वो करेंगे, लेकिन हम नहीं होने देंगे। इस बार हम अंकिता भंडारी के बारे में बात करेंगे, महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे राज्य के बेरोजगार नौजवान के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ की चरमराई हुई स्वास्थ्य सेवा के बारे में, हम बात करेंगे प्राइमरी से लेकर के और हायर एजुकेशन। मुझे लगता है ये बात तो हर बार करते हैं, लेकिन क्या ये पब्लिक तक मैसेज नहीं पहुंच पाता? नहीं, मैसेज ऐसा है ना, वो शोर इतना मचाते हैं। वो तो मोदी जी का आपने डायलॉग सुना होगा, झूठ बोलो, बार बार बोलो, तो वो करते हैं। लेकिन इस बार हम इतना शोर मचाएंगे, असली मुद्दों का शोर इतना मचाएंगे कि उनका जो नकली शोर है वो दब जाएगा। चलिए, पूरी तैयारी है इस बार, मतलब पूरी तैयारी। तो सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ थे, जिन्होंने कांग्रेस की तैयारी, अपनी तैयारी के बारे में बताया, साथ ही राज्य की जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर भी खुलकर अपनी राय रखी। क्षेत्र की बात संवाद 365 के साथ इस कार्यक्रम में फिर ऐसे ही मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप भी यदि किसी मेहमान को हमारे साथ देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनका इंटरव्यू हम करें, तो हमें कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखकर जरूर भेजें। हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर दें। धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।